गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने उपभोक्ता संतुलन पाठ स्टार्ट कर दिया था और कुल, औसत और सीमांत उपयोगिताओं के विषय में हम पढ़ चुके हैं। इनके बीच आपस में क्या संबंध होता है ये भी हम देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम क्या है। परीक्षा की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न बार बार आया हुआ है। सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम की व्याख्या कीजिए। पहले तो आपको सीमांत उपयोगिता का अर्थ पता ही है, और नहीं पता है तो सीमांत उपयोगिता होती क्या है, उसके बाद हम इस नियम की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम क्या है। हम पहले भी कह चुके हैं, इकोनॉमिक्स के जितने भी नियम हैं अन्य बातें समान रहने की मान्यता पर आधारित हैं। क्या है? अन्य बातें समान रहे तो। इकोनॉमिक्स में जितने भी नियम लिखे जाएंगे अन्य बातें समान रहे के आधार पर प्रतिपादित किए जाते हैं। तो हम इस नियम की स्टार्टिंग कैसे करेंगे? अन्य बातें समान रहे तो जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयां प्रयोग में लेते हैं, हमारे लिए उस वस्तु की उपयोगिता कम होती जाती है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयां, कोई भी वस्तु है, चाहे रोटी है, पानी का ग्लास है या अन्य प्रकार के वस्त्र हैं जो हम पहनते हैं, या हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली जितनी इकाइयां हैं, हम यदि उनकी उत्तरोत्तर इकाइयां लगातार खरीदते हैं या उनका उपयोग करते रहते हैं तो एक सीमा ऐसी आती है जब हमारे लिए उसकी उपयोगिता 0 हो जाती है। और उसके बाद भी यदि हम उस वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयां प्रयोग में लेते रहते हैं तो हमारे लिए उसकी उपयोगिता क्या होती है? ऋणात्मक होना शुरू हो जाएगी। तो किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयां प्रयोग में लेने पर हमारे लिए उसकी उपयोगिता जो कम होती जाती है, उसी को ही हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम। ऐसा इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे मुझे बहुत तेज भूख लगी है, या मैं कहूं मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। माना पानी की पहली गिलास में पी रही हूं, उससे मुझे 10 उपयोगिता मिल रही है, लेकिन तुरंत ही यदि मैं दूसरा गिलास पीऊं तो मुझे उससे कम उपयोगिता मिलेगी। तीसरी और चौथी इकाई से मुझे और कम उपयोगिता मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे मेरी प्यास बुझ चुकी होगी। और एक सीमा ऐसी आएगी जब मेरी उपयोगिता उस पानी की गिलास के प्रति 0 हो जाएगी, क्योंकि तब मेरी प्यास पूरी तरह से बुझ चुकी होगी। ऐसे ही हम रोटी की इकाइयों के साथ ले सकते हैं, केले की इकाइयों के साथ ले सकते हैं, एप्पल के इकाइयों के साथ ले सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा है, एक समय ऐसा आता है जब हम उस वस्तु को नहीं ग्रहण करना चाहते या नहीं प्राप्त करना चाहते, और उसके बाद भी यदि हम लगातार उस वस्तु का उपयोग करते रहते हैं तो हमारे लिए उसकी उपयोगिता 0 के बाद ऋणात्मक होना प्रारंभ हो जाती है। तो किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयां प्रयोग में लेने पर हमारे लिए उसकी जो उपयोगिता घटती जाती है, उसी को हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम। तो सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम क्या बताता है कि किसी वस्तु की लगातार इकाइयां यदि हम उपयोग में ले रहे हैं क्रमिक रूप से, ऐसा नहीं कि हमने उपभोग में देरी कर दी या समय का अंतराल कर दिया, किसी वस्तु की लगातार क्रमिक इकाइयों का यदि हम उत्तरोत्तर प्रयोग करते रहते हैं तो हमारे लिए उनकी उपयोगिताएं घटती जाती है। तो उत्तरोत्तर इकाइयों की उपयोगिता घटने की जो ये प्रवृत्ति होती है, इसी को हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम। क्योंकि सीमांत शब्द हमें एक अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता बताता है, तो उत्तरोत्तर इकाइयों से गिरने वाली जो उपयोगिता है वो सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम के नाम से जानी जाती है। इस नियम का प्रतिपादन जो है गोसेन के द्वारा किया गया। गोसेन 1854 में इस नियम का प्रतिपादन किया। जेवंस ने इसी नियम को जेवंस ने क्या नाम दिया? गोसेन के द्वारा प्रतिपादित प्रथम नियम नाम दिया। इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। गोसेन का प्रथम नियम 1854 में गोसेन ने इसका प्रतिपादन किया, और जेवंस ने इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम बताया। मार्शल ने इस नियम की विस्तृत व्याख्या की। मार्शल ने इसकी व्याख्या की, इस नियम की व्याख्या। तो नियम आपको क्लियर है। किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयां प्रयोग में लेने पर हमारे लिए उसकी जो उपयोगिता कम होती जाती है, उसे ही हम कहते हैं सीमांत
उपयोगिता ह्रासमान नियम। एक उदाहरण से भी हमने इसे क्लियर किया है। जैसे हमें केला खाने की इच्छा है, केले की पहली इकाई से मान लो हमें 10 उपयोगिता मिल रही है, दूसरी इकाई से यदि हमें 3 मिल रही है, तीसरी इकाई से यदि हमें 1 मिल रही है, चौथी इकाई से 0 मिल रही है, पांचवी इकाई से यदि हमें -2 मिल रही है, छठी इकाई से हमें -4 मिल रही है। ये लिखी है मैंने MU या सीमांत उपयोगिताएं, और ये है केले की इकाई, केले की इकाई। तो MU में घटने की जो ये प्रवृत्ति है, ये जो डाउन हो रही है स्थिति, इसको हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम। किसी वस्तु की लगातार इकाइयां प्रयोग में लेने पर हमारे लिए उसकी उपयोगिता घटती जाती है, इसी को हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम। अब इस नियम की व्याख्या, इस नियम की व्याख्या हम तालिका और रेखा चित्र के आधार पर करेंगे कि किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयां प्रयोग में लेने पर हमारे लिए उसकी उपयोगिता कैसे घट रही है। इस नियम को स्पष्ट करने के लिए मैं एक तालिका और रेखा चित्र आपके सामने बता रही हूं। कोई भी वस्तु है, वस्तु इकाई, और इधर लिख रहे हैं हम सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता या MU मार्जिनल यूटिलिटी जिसका नाम है इंग्लिश में। जैसे एक वस्तु की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इकाइयां मैंने प्रयोग में ली है। किसी वस्तु की 8 इकाइयां प्रयोग में ले रहे हैं, उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं, जैसे पहले मेरे लिए थी 10, फिर मिल रही मुझे दूसरी इकाई से 8, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 0, फिर -2, -4। ये जो सीमांत उपयोगिता घट रही है, इसमें निरंतर कमी होने की प्रवृत्ति है, उसको हम कहेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम। अन्य बातें यथावत रहने पर किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयां प्रयोग में लेने पर हमारे लिए जो उसकी उपयोगिता घट रही है, उसी को हम सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम के नाम से जानते हैं। इसको तालिका और रेखा चित्र के द्वारा यदि स्पष्ट करूं मैं, तो इसी तालिका के आधार पर हमारा चित्र बना हुआ है, जिसमें एक तरफ OY अक्ष पर हम सीमांत उपयोगिता दर्शा रहे हैं और दूसरी तरफ OX अक्ष पर मैंने वस्तु इकाइयां ली है, वस्तु इकाइयां। उचित पैमाना मानकर आप अपनी OX और OY अक्ष पर दर्शाई जाने वाली इकाइयों को बता सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर 2 के अंतराल से लिख रही हूं मैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12। सबसे पहली इकाई पर मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी है? 1 पे मुझे 10 का निशान लगाना है, क्योंकि पहली इकाई से सीमांत उपयोगिता कितनी है? 10। दूसरी इकाई पर कितनी है? 8। दूसरी पर मैंने 8 का निशान लगाया है। तीसरी इकाई पर मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मेरे लिए 5 है। 4 और 6 के बीच में आ जाएगा 5 का निशान, ये 5। उसके बाद में चौथी इकाई पर 3 है, 2 और 4 के बीच में निशान आएगा। पांचवी इकाई पर ये 0 है। छठी इकाई पर माइनस वाली संख्या आपको पता है नीचे आएगी, -2 एंड -4। अब देखिए छठी इकाई पर पांचवी इकाई पर हमें 2 मिल रही है, सॉरी पांचवी इकाई पर आप 2 का निशान लगाएंगे। ये पांचवी इकाई पर 2, छठी इकाई पर 0, सातवीं इकाई पर -2 और आठवीं इकाई पर -4। अब आपको इस रेखा को मिला देना है। इस रेखा को मिलाने से जो आपको रेखा चित्र मिलेगा वो MU को दर्शाएगा। ये MU मार्जिनल यूटिलिटी, ऊपर से नीचे की ओर ढलान, ये साबित कर रहा है कि वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयां प्रयोग में लेने पर हमारे लिए उसकी उपयोगिता घटती चली गई है। इसी को हम कहेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम। अब इस नियम की मान्यताएं क्या है? क्योंकि ये नियम अन्य बातें समान रहे तो इस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, तो कौन कौन सी बातें लागू होगी तभी ये नियम क्रियाशील होगा, अन्यथा नहीं। तो अब हम इसकी मान्यताएं देखेंगे। इस नियम की मान्यताएं क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम की मान्यताएं, मतलब इनमें ये गिरने की प्रवृत्ति क्यों होती है, किन किन चीजों के लागू होने पर ही ये नियम क्रियाशील होगा, अन्य बातें कौन कौन सी लागू हो तो ये नियम बताएं हम। मान्यताएं कौन कौन सी सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम की? उनमें सबसे पहली मान्यता यदि हम देखें तो उपभोग की इकाई समरूप होनी चाहिए। समरूप इकाई जो भी उपयोग में ले रहे हैं हम वस्तुएं, उनकी इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी नहीं हुई, जैसे आपको बहुत
लगी और आपको पहली इकाई में एक बूंद पानी दिया जा रहा है जो आपके गले में ही अटक गया है और वो आपके पेट तक तो पहुंचा ही नहीं है, तो उससे आपको मिलने वाली उपयोगिता तो बहुत कम होगी। और बाद में यदि आपको आधा गिलास पानी दिया जा रहा है तो आधे गिलास में आपको ज्यादा उपयोगिता नजर आएगी और हमारा सीमांत उपयोगिता हासमान नियम लागू नहीं होगा। तो उपभोग में लेने वाली जो इकाइयां हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, न बहुत अधिक बड़ी और न बहुत अधिक छोटी होनी चाहिए। यदि वो बड़ी और छोटी हुई तो सीमांत उपयोगिता हासमान नियम लागू नहीं होगा। दूसरा, उपभोग में निरंतरता। उपभोग निरंतरता, उपभोग में निरंतरता यानी हम जो भी चीज प्रयोग में ले रहे हैं वो निरंतर प्रयोग में लेते रहे। जैसे पानी पी रहे हैं तो गिलास पे गिलास हम पीते रहे, पानी का घेप ना करें उसके अंदर। यदि हमने घेप कर दिया तो सीमांत उपयोगिता हासमान नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि यदि अभी मुझे प्यास लगी है 2 घंटे बाद वापस मुझे प्यास लग सकती है और मैं पानी पीऊंगी तो हो सकता है मेरी प्यास यदि 2 घंटे बाद अधिक तीव्र हुई तो मुझे उस वाली गिलास में, बाद वाली गिलास में ज्यादा उपयोगिता नजर आ सकती है और सीमांत उपयोगिता हासमान नियम लागू नहीं होगा। यानी जो भी चीज या वस्तु आप प्रयोग में ले रहे हैं उसके उपयोग में निरंतरता रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, उसके अंदर कोई भी घेप नहीं होना चाहिए। तीसरी मान्यता, उपभोग का स्थान परिवर्तित नहीं होना चाहिए। उपभोग स्थान अपरिवर्तित, उपभोग स्थान अपरिवर्तित, उपभोग का स्थान नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि यदि हमने उपभोग का स्थान बदल दिया तो हो सकता है कि किसी स्थान पर किसी चीज की उपयोगिता न हो और दूसरे स्थान पर उस वस्तु की उपयोगिता होगी। तो ऐसे स्थान पर स्थान बदल देने पर हमारा उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता हासमान नियम है उसका बढ़ जाना स्वाभाविक है। जैसे अभी हमें गर्मी के मौसम के अंदर जो ऊनी वस्त्र है उनकी उपयोगिता नहीं लग रही है, लेकिन इसी वक्त यदि हम दूसरे दिन सर्दी वाले स्थानों पर चले जाएं तो उन ऊनी वस्त्रों के अंदर हमें उपयोगिता नजर आने लग जाएगी। तो उपभोग का स्थान अपरिवर्तित रहना चाहिए। यदि उपभोग का स्थान परिवर्तित हो जाता है तब भी सीमांत उपयोगिता हासमान नियम लागू नहीं होगा। ये मान्यता पूरी होती है, उपभोग स्थान अपरिवर्तित रहना चाहिए। नेक्स्ट है, व्यक्ति की अवस्था सुखमय होनी चाहिए, सुखमय अवस्था में होना चाहिए व्यक्ति, सुखमय अवस्था। उपभोग करने वाला व्यक्ति है वो दुखी हालत में नहीं होना चाहिए, उसकी स्थिति सुखी जैसी होनी चाहिए। अन्यथा दुखी व्यक्ति को तो आप जितनी इकाइयां देंगे किसी वस्तु की उसके लिए उसकी उपयोगिता घटेगी नहीं, लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो व्यक्ति की स्थिति दुखमय नहीं होनी चाहिए, उसकी स्थिति सुखमय होनी चाहिए। उसके बाद 5वां, स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहने चाहिए। स्थानापन्न वस्तु मूल्य स्थिर, वस्तु मूल्य स्थिर होने चाहिए। यदि इनके मूल्यों में परिवर्तन कर दें, इनके मूल्यों में कमी कर दें तो व्यक्ति क्या करेगा, मुख्य वस्तु को छोड़कर इस वाली वस्तु को खरीदना प्रारंभ कर देगा और जिसकी कीमत कम है उसे उसमें उपयोगिता अधिक नजर आने लगेगी। स्थानापन्न वस्तुएं हम पहले भी बता चुके हैं, वे वस्तुएं जो एक के बदले हम दूसरे को प्रयोग में लेते हैं। यदि इन वस्तुओं का मूल्य परिवर्तित होता है तब भी सीमांत उपयोगिता हासमान नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि इनके मूल्य में कमी के साथ ही उपभोक्ता को इनमें अधिक उपयोगिताएं नजर आने लगेगी। उसके बाद में उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रुचि, फैशन की स्थिरता, फैशन की स्थिरता। हमें पता है व्यक्ति फैशन परस्त होता है, जिस चीज में उसकी रुचि होती है चाहे उसकी कीमत अधिक हो तब भी वो उसको अधिक कीमतों पर खरीद लेता है। रुचि बदल जाए तब भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो रुचि और फैशन के बदलाव होने पर भी सीमांत उपयोगिता हासमान नियम लागू नहीं होगा। तो सीमांत उपयोगिता हासमान नियम लागू होने के लिए इन शर्तों का पूरा होना जरूरी है जो हमने मान्यताओं के रूप में देखा। ये मान्यताएं यदि पूरी होती है तो ही सीमांत उपयोगिता नियम लागू होगा कि वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयां प्रयोग में लेने पर हमारे लिए उनकी उपयोगिताएं घटती जाती है। इन घटती हुई उपयोगिताओं, सीमांत जो उपयोगिताएं, उन्हीं को ही हम सीमांत उपयोगिता हासमान नियम के नाम से जानते हैं। अब इस नियम के अपवाद कि ये नियम कब कब लागू नहीं होता। मान्यताएं यदि हमारी पूरी हो रही है और फिर भी किन्हीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके संबंध में हम सीमांत उपयोगिता हासमान नियम की क्रियाशीलता नहीं हो पाती, तो ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जब ये नियम क्रियाशील नहीं होगा, या इस नियम के अपवाद क्या हैं कि जब ये नियम क्रियाशील नहीं हो पाएगा। तो इस नियम की अपवाद कब कब सीमांत उपयोगिता हासमान नियम लागू नहीं होगा। तो उसके अंदर सबसे पहला देखिए, रसीली कविता और कोई मधुर गीत है उनको सुनने की हमें बार बार इच्छा होती है,
अगर हम कोई गाना हमें पसंद है, हम सुबह से गुनगुनाते हैं तो दिन भर हम उसे गुनगुनाते रहते हैं क्योंकि वो हमें पसंद है, वो रसीला है, उसकी धुन मधुर है। तो ऐसी स्थिति में हम बार बार जब सुनते हैं तो हमारे लिए उसकी उपयोगिता कम होने के स्थान पर बढ़ती चली जाएगी। तो रसीली कविता या मधुर गीतों के संबंध में लागू नहीं होगा। रसीली कविता या मधुर गीत, कविता की लाइनें जिन्हें आप बार बार गुनगुनाकर अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, तो उसके संबंध में सीमांत उपयोगिता हासमान नियम की क्रियाशीलता नहीं होगी। नेक्स्ट, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो दुर्लभ होती है। दुर्लभ वस्तुओं के संबंध में, दुर्लभ वस्तुएं बहुत कम मिलती है और कुछ डाक टिकट्स होते हैं, उनको संग्रह करने का व्यक्तियों को शौक होता है। ऐसी दुर्लभ वस्तुएं यदि हमें एक से दूसरी इकाई में मिल जाती है, दूसरी से तीसरी इकाई में मिल जाती है, तो हमारे लिए उनकी उपयोगिता घटने के स्थान पर क्या होगी, बढ़ेगी। कुछ चीजें जो दुर्लभ है मतलब कम मात्रा में मिलती है, जैसे दुर्लभ डाक टिकट्स हैं, किसी व्यक्ति को कुछ विचित्र वस्तुओं को इकट्ठा करने का शौक होता है, यदि ये चीजें उसे मिलती है तो उसके लिए उसकी उपयोगिता कम होने के स्थान पर और बढ़ जाएगी और सीमांत उपयोगिता हासमान नियम लागू नहीं होगा। उसके बाद देखिए शान शौकत और दिखावटी वस्तुओं के संबंध में। दिखावटी वस्तुएं जो शान शौकत वाली होती है और व्यक्ति की महिमा में वृद्धि करती है, समाज में उसकी इज्जत को बढ़ाती है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये सब दिखावटी शान शौकत की मानी जाती है। यानी कि यदि इनकी एक से अधिक इकाइयां व्यक्ति को मिलती है तो व्यक्ति के लिए उनकी उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ जाती है, क्योंकि इनसे व्यक्ति की समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो दिखावटी वस्तुओं के संबंध में भी सीमांत उपयोगिता हासमान नियम क्रियाशील नहीं होता। उसके पश्चात देखिए मादक पदार्थ, चौथा मादक पदार्थ, शराब, अफीम, गांजा, ये सारी चीजें क्या है, मादक वस्तुएं। और जिन व्यक्तियों को इनका नशा होता है उनके लिए इनकी एक इकाई से पूरा पड़ता नहीं है, वो इनकी अधिक इकाइयां प्राप्त करना चाहते हैं। और जिन व्यक्तियों को इन मादक पदार्थों का नशा होता है वो अधिक इकाइयां मिलने पर और अधिक खुश होते हैं। तो मादक पदार्थों के विषय में भी सीमांत उपयोगिता हासमान नियम क्रियाशील नहीं हो पाएगा। मादक पदार्थ, शराब, अफीम, गांजा, इनकी जितनी इकाइयां व्यक्तियों को मिलती है उतना ही उसकी स्थिति में सुधार आता है और उसको अधिक अच्छा लगता है और उसकी सीमांत उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ने लगती है। उसके पश्चात देखिए सीमांत उपयोगिता हासमान नियम लागू होने के कारण क्या, क्यों क्रियाशील होता है सीमांत उपयोगिता हासमान नियम। सीमांत उपयोगिता हासमान नियम क्रियाशीलता के कारण देखिए सीमांत उपयोगिता हासमान नियम लागू होने के क्या कारण बनते हैं या इस नियम की क्रियाशीलता क्यों होती है, क्योंकि सभी वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। बहुत सारी चीजें होती है जिनको हम एक दूसरे की स्थानापन्न मानते हैं, जैसे चाय, कॉफी, सरफ की विभिन्न वेराइटियां, नहाने के साबुन की वेराइटियां, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में हमें उसी एक वस्तु का लगातार उपयोग करते रहना पड़ता है और जब लगातार उपयोग करते रहते हैं तो हमारे लिए उसकी उपयोगिताएं कम होती जाती है और सीमांत उपयोगिता लागू नहीं होगी। तो वस्तुओं का पूर्ण स्थानापन्न न होना, वस्तुओं का पूर्ण स्थानापन्न न हो, इसके कारण हमारा सीमांत उपयोगिता हासमान नियम क्रियाशील होगा। उसके बाद दूसरा कारण यदि हम देखें तो आवश्यकता विशेष को हम संतुष्ट कर सकता है। आवश्यकता विशेष की संतुष्टि, आवश्यकता विशेष की संतुष्टि, कोई भी आवश्यकता हो हमारी हम उसको पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होगी। एक निश्चित बिंदु के बाद जब हमारी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता हासमान नियम क्रियाशील होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आवश्यकता ऐसी नहीं है जिसे व्यक्ति पूर्ण न कर सके। तो इन दो कारणों के कारण हमारा ये नियम क्रियाशील होगा। नेक्स्ट, क्रियाशीलता के कारणों के बाद नियम की महत्ता, कि ये इस नियम को पढ़ने से हमें क्या फायदा है, सीमांत उपयोगिता हासमान नियम हमारे लिए क्या महत्व रखता है। महत्व देखिए, इस नियम के आधार पर ही हमारा मांग का जो नियम है, मांग का नियम हम पढ़ चुके हैं। मांग का नियम हमने कहा था कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। ये नियम क्रियाशील किसके
किसके कारण हुआ? सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम के कारण, कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयां प्रयोग में लेते हैं, अगर हमारे लिए उसकी उपयोगिता कम हो रही है तो हम उसके लिए कम कीमत देना चाहेंगे। तो कीमत अधिक तो हमारे लिए उत्तरोत्तर इकाइयां बढ़ेगी और हम उसके लिए कम कीमत देने के लिए तैयार रहेंगे। तो उपयोगिता घटने के कारण सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम क्रियाशील हो जाएगा। उसके बाद देखिए राजस्व के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है? सरकार धनी व्यक्तियों पर अधिक कर लगाती है और गरीब व्यक्तियों पर कम कर, क्योंकि धनी व्यक्तियों के लिए धन की सीमांत उपयोगिता क्या होती है? कम होती है, और गरीब व्यक्तियों के लिए सीमांत उपयोगिताएं अधिक होती है। तो गरीब व्यक्तियों के लिए धन की सीमांत उपयोगिता जब अधिक बन रही है तो उनके लिए कम करारोपण, और अमीर व्यक्तियों के लिए धन की सीमांत उपयोगिताएं कम बनने के कारण उन पर अधिक कर लगाए जाते हैं। तो राजस्व के क्षेत्र में भी इस नियम की महत्ता है। नेक्स्ट, हीरा पानी विरोधाभास। हीरा पानी विरोधाभास। हीरा पानी विरोधाभास, इस नियम का प्रतिपादन भी सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम के आधार पर किया गया। जैसे हीरा हमें अधिक मात्रा में नहीं मिलता, हमारे धरती पर हीरा अधिक मात्रा में नहीं है, अधिक मात्रा में न होने के कारण हमारे लिए क्या है? उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, और उपयोगिता बढ़ जाने के कारण ही उसकी कीमतें अधिक है। पानी अधिक मात्रा में है, लेकिन अधिक मात्रा में होने के कारण हमारे लिए उसकी उपयोगिता क्या है? कम है। जो चीज ज्यादा मात्रा में, हमारे लिए उसकी सीमांत उपयोगिता घटने के कारण हम उसके लिए कम कीमत देना चाहते हैं। तो हीरा पानी जो विरोधाभास है कि हीरा कम मात्रा में है और उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ने के कारण उसकी कीमतें अधिक होती है, और पानी अधिक मात्रा में होने के कारण सीमांत उपयोगिताएं उसकी घटने के कारण हम उसके लिए कम कीमत देना चाहते हैं। तो इस हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या भी सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम के आधार पर की गई। और लास्ट जो इसका महत्व है, समसीमांत उपयोगिता नियम का आधार। समसीमांत उपयोगिता नियम का आधार, उपयोगिता नियम का आधार है। समसीमांत उपयोगिता क्या नियम क्या है? इस समसीमांत उपयोगिता नियम के अंदर हम विभिन्न वस्तुओं पर खर्चा इस प्रकार डिसाइड करते हैं कि विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उन पर किए जाने वाले खर्चे का अनुपात हमारे लिए बराबर हो जाए। तो इस नियम का आधार भी सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम को माना गया। आगे वाले टॉपिक में हम समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में पढ़ेंगे, तब इस नियम को आपको बताएंगे। लेकिन इस नियम के प्रतिपादन का आधार भी क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम, जिसके अंदर एक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि अधिकतम करने के लिए विभिन्न भारित सीमांत उपयोगिताओं को बराबर करने की कोशिश करता है। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।